हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7th की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 10वां है। यहां पर हम लोग 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग भारत में मुगल सत्ता के अंतिम दौर में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है और उस उथल पुथल का फायदा उठाकर जो नए राज्य यहाँ पर उभरकर सामने आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ है। यानी यहाँ पर अब वो राज्य उदय हुए हैं जो कभी पहले मुगल साम्राज्य के अंग हुआ करते थे या मुगल साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे, अब अपने आप को स्वतंत्र करने लगे हैं। बाद के जो मुगल शासक हुए हैं बहुत ज़्यादा कमजोर मुगल शासक रहे हैं और उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर जो लोग पहले मुगलों के अधीन हुआ करते थे अब वो स्वतंत्र हो गए हैं। 1765 तक ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत में बिहार बंगाल वाला रीजन है और हल्का सा उत्तरी सरकार वाला रीजन है। यहाँ पर जो अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। देखिए, यहाँ पर औरंगजेब की नीतियों के बारे में बताया गया कि औरंगजेब के अंतिम दौर में कैसे एक संकट क्रिएट हुआ है, उन सब बातों को यहाँ डिस्कस किया गया है। औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। यानी औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी और दक्कन में एक लंबी लड़ाई के चलते औरंगजेब के बहुत ज़्यादा वित्तीय संसाधनों पर असर पड़ा है, सैन्य संसाधनों पर असर पड़ा है और कहीं ना कहीं मुगल जो शासन है वो भी कमजोर पड़ने लगा है। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। औरंगजेब के बाद के जो भी उत्तराधिकारी हुए हैं उनके काल में यह हुआ है कि वहां पर जो भी सूबे का प्रांत यानी सूबेदार है तो सूबेदार को राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया, यानी राजस्व को एकत्र करने का अधिकार यानी दीवानी अधिकार मिल गया है और सैन्य प्रशासन चलाने का अधिकार भी मिल गया यानी फौजदारी अधिकार भी मिल गया है। तो ऐसे करके उनके पास दोनों अधिकार आ गए हैं। तो जब इन लोगों के पास दोनों अधिकार आ गए हैं तो इन्होंने जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया है, राजस्व कलेक्ट किया है, वो अपने पास रखने लगे हैं और ऊपर से सैन्य प्रशासन का अधिकार तो है ही है। तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये बात आ गई है कि अब जब हम ही सब काम कर रहे हैं, हम ही राजस्व की वसूली कर रहे हैं और हम ही सैन्य प्रशासन चला रहे हैं, तो क्यों ना हम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लें। और यही कारण है कि बाद के समय में जो भी सूबेदार हुए हैं उन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए हैं। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया है और संपूर्ण नगर को लूटा है। देखिए, वैसे तो आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर औरंगजेब के बाद जो मुगल शासन है लगातार कमजोर होता जा रहा है। मुगलों के जो बाद बाकी जो शासक हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कमजोर रहे हैं और इसी बीच नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण भी कर दिया है। तो जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ है उसके बाद स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई है। नादिर शाह ने जो दिल्ली में भयंकर लूटपाट की है और इसी लूटपाट के तहत नादिर शाह तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन को भी लूट ले गया है। नादिर शाह का आक्रमण हुआ ही था, उसके बाद फिर अफगान शासक है अहमद शाह अब्दाली। इसने 1748 से लेकर 1761 के बीच लगातार 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया है और जमकर लूटपाट की है। इसके अलावा मुगलों की सत्ता कमजोर होने के पीछे 2 रीजन और भी थे, क्योंकि मुगल सेना में यहाँ पर अभिजातों के 2 बड़े गुट थे। इनमें एक ईरानी गुट था और दूसरा तुरानी गुट था। यानी एक ईरानी मूल का गुट था और दूसरा तुरानी यानी तुर्क मूल का गुट था। तो इनके बीच की जो आपसी प्रतिद्वंद्विता थी, लड़ाई थी, तो इसकी वजह से मुगल साम्राज्य जो है और ज्यादा कमजोर हो गया है। 2 मुगल बादशाहों फर्रुख सियर का टाइम पीरियड बताया गया 1713 से लेकर 1719 और आलमगीर द्वितीय, आलमगीर का टाइम यहाँ पे बताया गया 1754 से लेकर 1759। तो इनकी हत्या हो गई है। यानी 2 मुगल बादशाह ऐसे हैं जिनकी हत्या कर दी गई है। एक तो फर्रुख सियर की कर दी गई है और दूसरा आलमगीर द्वितीय की कर दी गई है। जबकि 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 और शाह आलम द्वितीय, इनको उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। अंधा करने का सेंस यहाँ पर ये है कि ये लोग अपने अभिजातों की बात मानते थे, अपनी स्वयं की बात ये कह ही नहीं पाते थे। तो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि इनको इनके अभिजातों ने अंधा कर दिया, यानी पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। नए राज्यों का उदय। देखिए, यहाँ पर जो नए राज्य उभरकर सामने आए हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया कौन कौन से नए राज्य यहाँ पर उभरकर सामने आए हैं। 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है।
यानी 18वीं शताब्दी में जो राज्य उभर कर सामने आए उनको यहाँ पर 3 समूहों में डिवाइड किया गया है। अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अवध, बंगाल और हैदराबाद ये कभी सूबा हुआ करते थे, यानी ये कभी पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के जो शासक हैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक ये स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से अपने औपचारिक तौर पर संबंध नहीं तोड़े थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की बाद में घोषणा कर दी है। फिर देखिए, ऐसे राज्य आते हैं जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। वतन जागीरों का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि मुगल शासक क्या करते थे, जैसे राजपूत राजाओं से इन्होंने युद्ध लड़े, युद्ध लड़ने के बाद मान लीजिए उसे हरा दिया, तो हराने के बाद उसे अपमानित नहीं करते थे, बल्कि उसका राज्य उसको वतन जागीर के रूप में लौटा देते थे। इससे दोनों के बीच में क्या हो जाता था, मित्रता भी हो जाती थी और राजपूत शासक जो है इनके अधीन भी आ जाते थे। तो ऐसे भी कई राज्य थे जो कि वतन जागीरों के रूप में थे, तो इनमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरी श्रेणी में वो राज्य आते थे जिन्होंने लड़ झगड़ कर अपने आप को स्वतंत्र किया है, जैसे मराठों, सिखों और जाटों के राज्य आते हैं। इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीनकर ली थी। तो 3 कैटेगरी के राज्य हैं, एक तो मुगल प्रांत हैं, दूसरे वतन जागीर वाले हैं और तीसरे स्वतंत्र संघर्ष के तहत, यानी जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष के तहत अपने राज्य छीने हैं। इन 3 कैटेगरी के राज्य आप यहां पर देखेंगे। पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ है उनमें 3 राज्य प्रमुख हैं। एक तो हैदराबाद है, दूसरा अवध है और तीसरा बंगाल है। हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की थी और आसफ जाह ने यहाँ पर 1724 से लेकर 1748 तक शासन किया है। आसफ जाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र था। आसफ जाह को सबसे पहले अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर आसफ जाह जो है इस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया है। देखिए, आसफ जाह ने अपना शासन या प्रशासन कह सकते हैं ठीक वैसे ही चलाया था जैसे मुगल प्रशासन चलता था, यानी इसने मनसबदार नियुक्त किए हैं और इन्हें जागीरें प्रदान की हैं। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफी आजादी से शासन चलाता था। यानी कहने का मतलब यह है कि आसफ जाह ने मुगल सम्राट से अपने संबंध तोड़े नहीं हैं, लेकिन अपना जो राज्य का शासन है ये स्वतंत्रतापूर्वक चलाता रहा है। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। यानी पश्चिम की साइड में मराठा और स्वतंत्र तेलुगु सेनानायक हैं, इनके साथ आसफ जाह लगातार लड़ता रहा है। आसफ जाह ने पूर्व में कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेना चाहा है, लेकिन वहां पर अंग्रेजों ने इसको रोक दिया है, लेकिन वहां पर ब्रिटिश शक्ति ने उसको रोक दिया। इसके बाद अगला राज्य आ जाता है अवध। तो अवध राज्य का संस्थापक जो है बुरहान उल मुल्क सादत खान है। सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अवध के बारे में कुछ चीजें यहां बताई गई हैं। देखिए, ये आपका अवध रीजन था, यहां पर आप देख सकते हैं। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत और बंगाल के बीच व्यापार का जो मुख्य मार्ग है ये इसी प्रदेश से होकर गुजरता था। यानी उत्तर भारत और बंगाल के बीच में जो व्यापार का मार्ग था वो अवध से होकर गुजरता था, इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यह राज्य था। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए मुगलों के द्वारा नियुक्त अधिकारियों यानी जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी है। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की है और जो जागीरदार इन्होंने हटाए थे उन जागीरदारों के स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया है। इसने जो है अनेक राजपूत जमींदारियों और रोहिलखंड के अफगानों की उपजाऊ रसभूमियों को अपने राज्य में मिला लिया है। देखिए, यहां पर आप एक नई प्रकार की पद्धति पाएंगे कि राज्य जो है ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। यानी यहां पर राज्य जो है कर्ज लेने के लिए जो है स्थानीय जो सेठ हैं, साहूकार वगैरह हैं, जो महाजन वगैरह हैं, इन पर ये राज्य निर्भर था। देखिए, मुगलों के काल में आपको इजारेदारी प्रथा नहीं देखने को मिलेगी, यानी ठेके पर राजस्व वसूलने की प्रथा यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पर सादत खान ने एक नई परंपरा स्टार्ट की है, वो है इजारेदार की परंपरा। तो राज्य जो है राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार का मतलब होता है ठेकेदार को देता था। इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। ठीक है, चूंकि यहां पर राजस्व का ठेका दिया गया है, इजारेदार को ठेका मिला है और इजारेदार जो है अपने हिसाब से कर तय कर सकता है, तो ऐसे में जनता का शोषण यहां पे बढ़ गया है। इसके बाद आ जाता है बंगाल।
देखिए, बंगाल राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त, यानी प्रांत का जो सूबेदार होता है, सूबा या प्रांत का जो सूबेदार होता है उसका प्रतिनियुक्त, यानी उसका अधीनस्थ मान सकते हैं इसे आप। तो मुर्शिद कुली खान ने कभी भी औपचारिक रूप से अपने सूबेदारी की घोषणा नहीं की है, यानी औपचारिक रूप से कभी भी ये सूबेदार नहीं बना है, लेकिन उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई जो अपनी सत्ता वगैरह है वो हाथ में ले ली है, यानी सूबेदार के पद की जो ताकत होती है, जो सत्ता होती है, वो अपने हाथ में ये ले ली है। उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया है, यानी इसने बंगाल का जो राजस्व है इसका बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण किया है। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों और साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। यानी यहां पर आप देखेंगे, क्योंकि यहां पर जमींदारों से बहुत ज्यादा कठोरता से राजस्व वसूला जा रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे जमींदार ऐसे थे जो कि राजस्व नहीं चुका पाते थे, तो उन्हें मजबूरी में महाजन और साहूकारों से ऋण उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। अब देखिए, यहां पे वही चीज बताई गई है कि राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल में 1740 से लेकर 1756 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई देता है। इसके शासनकाल में जगत सेठ का जो साहूकार घराना है अत्यंत समृद्धशाली हो गया है। कुछ चीजें यहां पर मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में बताई गई हैं। जैसे यहां पे बताया गया है कि हैदराबाद, अवध और बंगाल जैसे जो बड़े राज्य हैं ये पुराने मुगल अभिजातों के द्वारा स्थापित किए गए थे, और ये मुगल अभिजात जो हैं मुगल प्रशासन की कुछ कुछ चीजों के प्रति संदेह भरे थे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये लोग जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। इसी वजह से इन लोगों ने जागीरदारी व्यवस्था में कटौती की है। इसके अलावा कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके किए थे। यानी यहां पर एक नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। यहां पर अब राजस्व की वसूली राज्य के अधिकारी नहीं करेंगे बल्कि ठेकेदार करेंगे या इजारेदार करेंगे। इजारेदारी की जो प्रथा है ये मुगलों के द्वारा पूरी तरह से नापसंद की गई थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में ही पूरे भारत में ये फैल गई थी। एक और यहां पर लक्षण देखने को मिलेगा कि राज्य और धनी महाजनों और वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। वणिक जनों का मतलब व्यापारी जनों के बीच यहां पर संबंध उभरने लगे हैं। संबंध उभरने का रीजन ये है क्योंकि यहां पर इजारेदारी प्रथा का बोलबाला हुआ है। तो जो भी ठेकेदार वगैरह हुआ करते थे, जो भी ऊंचा ठेका लगाता था, जो भी ऊंची बोली लगाता था, उसी को राजस्व एकत्र करने का ठेका मिलता था। कई बार क्या होता था, जो भी राजस्व इकट्ठा किया जाता था, ठेकेदार ने जो बोली लगाई वो रकम ज्यादा है, लेकिन राजस्व का जो कलेक्शन हो पाया कम हो पाया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अपना इजारेदारी बचाने के लिए उसको महाजनों से या वणिक जनों से उधार लेना पड़ता था। कई बार ऐसा भी होता था कि उधार मिलने के बावजूद भी जो इजारेदार है भुगतान नहीं कर पाता था, तो ऐसे में इजारेदार जो है दिवालिया हो जाते थे। तो ऐसे में धनी महाजन और वणिक जन जो है ये स्ट्रांग पोजीशन में पहुंच जाते थे। तो इसी वजह से इन राज्यों की स्थापना के साथ साथ धनी महाजनों और वणिक जनों के जो बीच जो संबंध है ये उभरने लगे हैं। अब देखिए, दूसरे प्रकार के राज्यों में राजपूतों की वतन जागीरें शामिल हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत से राजपूत घराने यानी विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। तो बदले में इन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति भी मिली थी। इसके अलावा इन्हें कुछ क्षेत्रों के अधिकार और भी दिए गए थे। तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। राजा जयसिंह जो है 12 वर्ष के लिए आगरा के सूबेदार रहे हैं और 5 या 6 वर्ष के लिए ये मालवा के सूबेदार भी रहे हैं। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन शासकों ने भी मुगल दरबार में चल रही प्रद्वंदता का फायदा उठाया है और अपने आप की स्वतंत्रता की घोषणा भी की है और अपने आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण का विस्तार भी किया है। तो जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया है। वहीं अंबर ने भी बूंदी के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी राजधानी स्थापित की है और जयसिंह को जो है 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई थी। हालांकि राजपूत शासकों की राज्यों का विस्तार ज्यादा नहीं हो पाया है। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों से इन रजवाड़ों का विस्तार रुक गया है। यानी जैसे ही 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों का विस्तार हुआ है, वैसे ही राजपूत शासकों के जो रजवाड़े हैं इनका विस्तार रुक गया है। तीसरे प्रकार के राज्यों में आ जाते हैं आजादी हासिल करने वाले राज्य, जिनमें सिखों के राज्य हैं, जाटों के राज्य हैं और मराठों के राज्य हैं।
तो सबसे पहले सिख के बारे में जानेंगे, सिख राज्य के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हुए हैं, जिससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पहले या उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी थी, यानी कि इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए हैं। देखिए, बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया, यानी कि अपने शासन की सार्वभौमिक रूप से घोषणा कर दी है। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की, यानी बंदा बहादुर ने सतलुज और यमुना नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो रीजन है, यहां पर अपने प्रशासन की घोषणा की है। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया है और 1716 में उसकी हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया है। अब देखिए, यहां पर इन्हें मार दिए जाने के बाद फिर क्या होता है, सिखों में भी कई सारे योग्य नेता थे। तो योग्य नेता जो थे अपने आप को जत्थों में और फिर बाद में उन्होंने अपने में मिसलों में संगठित कर लिया है। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने आप को पहले जत्थों में, जत्थों का मतलब ग्रुप में, और बाद में मिसलों, मिसल का मतलब संगठन में संगठित कर लिया है। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो दल खालसा की जो बैठकें वगैरह हुआ करती थी वो बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर हुआ करती थी, यानी दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलते थे और इन बैठकों में जो सामूहिक निर्णय लिए जाते थे उन्हें गुरुमत्ता कहा जाता था। गुरुमत्ता का मतलब होता है गुरु का प्रस्ताव। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की है, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। किनसे संरक्षण? यानी मराठों से संरक्षण या फिर अन्य जो भारी शासक हैं जो कि लगातार किसानों का शोषण करते थे, उन शासकों से इनको संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो इसके लिए सिखों ने जो है राखी व्यवस्था स्थापित की थी। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है कि राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितने प्रतिशत कर लिया जाता था? उपज का 20% कर के रूप में देना पड़ता था। ये आपको याद रखना है। खालसा ने जो है मुगल सूबेदारों का और अफगान अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध किया है। हालांकि यहां पे नोट में बताया गया है कि अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। देखिए, जो खालसा है, खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की है। वहां पर बंदा बहादुर ने की थी, यहां पर खालसा ने की है। ये ध्यान रखना, वहां पर बंदा बहादुर ने अपने सार्वभौम शासन की घोषणा की थी, लेकिन यहां पर क्या है, खालसा ने की, यानी पूरे एक संगठन ने अपने शासन की घोषणा 1765 में सिक्का गढ़ के की है। और सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं, यानी यहां पर सिर्फ शब्द वही हैं। बाद के समय में यहां पर एक शक्तिशाली शासक हुए हैं सिखों में, महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम की है और फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया है। इसके बाद आ जाती है मराठा। देखिए, मराठा राज्य भी एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध कर रहा था। तो मराठों में सबसे फेमस हुए शिवाजी महाराज। देखिए, शिवाजी महाराज के जन्म को लेकर कंफ्यूजन है। आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में इनका जन्म का साल 1627 बताया गया है। दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है वहां पर भी 1627 बताया गया है। हालांकि कुछ कुछ सोर्सेस में 1630 लिखी हुई है। तो हम लोग एनसीईआरटी और मैंने दृष्टि की जो क्विक बुक देखी है वहां पर 1627 लिखी हुई है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर 1627 रहने दी है। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ है 1627 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1680 में हुई है। तो शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों को मराठों में देशमुख कहा जाता है, तो इनकी सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की है। अत्यंत गतिशील यानी कृषि प्रचारक जिनको कुणबी कहा जाता है, तो कृषि प्रचारक जो है ये इनकी सेना के मुख्य आधार बने हैं। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई है। तो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति जो है वो चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही है। और चित्तपावन ब्राह्मणों का जो परिवार है इस शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। तो बाद में जब शिवाजी की मृत्यु हुई है तो जो इनके पेशवा हुआ करते, इनके जो प्रधानमंत्री हुए थे, उन्हीं ने अब सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। पेशवाओं ने क्या किया है, पेशवाओं ने पुणे मराठा राज्य की राजधानी, पुणे को जो है मराठा राज्य की राजधानी बनाया है। पेशवा जो है, पेशवाओं के आक्रमण करने का खास तरीका यह था कि पेशवा लोग जो थे मुगलों के किलों पर हमला नहीं करते थे, बल्कि चुपचाप शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे। देखिए, किलों में क्या होता है, जो
किले वगैरह होते हैं तो किले वगैरह में राशन वगैरह, हथियार, गोला बारूद वगैरह सब इकट्ठा रहता है। तो किलों पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि किलों से सेनाएं जो है महीनों तक विरोध कर सकती हैं, महीनों तक आक्रमण का सामना कर सकती हैं। जबकि अगर बाहर से किलों के आसपास की जो जनता है उसमें आप तबाही मचाएंगे, आसपास की जनता को प्रताड़ित करेंगे, तो क्या होगा, मजबूरी में जो भी शासक है उसको अपनी सेनाएं बाहर निकालनी पड़ेंगी। और जब सेनाएं मैदानी इलाकों में आएंगी तो वहां पर पेशवा लोग इन्हें घेर कर इन्हें हरा सकते हैं। तो इसी रणनीति के साथ ये लोग आगे बढ़ते थे। इन लोगों ने जो है अपनी जो भी रणनीति बनाई है उसके तहत कभी भी मुगलों के किलों पर आक्रमण नहीं किया है, बल्कि आसपास शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे, ताकि जो मुगलों की सेनाएं हैं वो बाहर निकलकर मैदान में आए, जिससे कि उन्हें आराम से हरा पाए। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश का समस्त दक्कन में आधिपत्य हो गया और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया है। देखिए चौथ क्या है। चौथ जमींदारों के द्वारा वसूले जाने वाले भूराजस्व का 25% था और दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भूराजस्व का 9 से 10% था। यानी कहने का मतलब यह है कि दक्कन में जो मुख्य राजस्व संग्रह करता है, यानी मुख्य राजस्व वसूलने वाला जो अधिकारी है, उसको भूराजस्व का जो 9 से 10% हिस्सा मिलता था उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी हैं। ये उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा और दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक इनकी सीमाएं फैल गई हैं। हालांकि मराठों ने इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया था, फिर भी ये लोग इनसे भेंट की रकम लेते थे। यानी कहने का मतलब यह है कि इन लोगों ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली है, तो बदले में मराठा जो है इनसे भेंट की रकम लिया करते थे। मराठों के सैन्य अभियानों की वजह से कई शासक जो थे इनसे नाराज हो गए थे, यानी इनके खिलाफ हो गए थे। तो मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली थी। देखिए मराठों ने जो है अन्य क्षेत्रों में भी काम किया है। मराठों ने प्रभावी प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रेस को प्रोत्साहित किया है और व्यापार को फिर से पुनर्जीवित किया है। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने में संसाधन मिल सके हैं। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा है। मराठों के द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले हैं। जैसे चंदेरी की बताया गया कि चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला है। बुरहानपुर एमपी में पड़ता है। तो बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को और पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को इसमें शामिल कर लिया था। इसके बाद आ जाता है जाट राज्य। तो चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और 1680 तक आते आते इनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा जैसे शाही शहरों पर होना स्टार्ट हो गया है। देखिए जाटों के बारे में बताया गया कि जाट जो थे समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए हैं। महाराजा सूरजमल के राज में भरतपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा है। 1739 में जब दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ है तो उस समय कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली है। इसके अलावा देखिए जाटों ने भी कई निर्माण कार्य कराए हैं। हालांकि भरतपुर में तो इतना ज्यादा निर्माण कार्य नहीं हुआ है। डीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल का निर्माण करवाया था। अन्यत्र में अब आ जाते हैं। तो अन्यत्र में अब आपकी आ जाती है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति का टाइम पीरियड बताया गया 1789 से लेकर 1794 के बीच में। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जो वहाँ की जो आम जनता है उसको सरकार के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। यानी वहाँ पर जो भी वहाँ के शासक या राजा निर्णय लेते थे वही वहाँ की जनता को मानना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति उस समय केवल भारत में नहीं थी बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी थी। हालांकि दुनिया के अन्य हिस्सों में शासकों के खिलाफ जो है जनता का संघर्ष पहले स्टार्ट हो गया, जबकि भारत में ये बाद में स्टार्ट हुआ है। तो इसी क्रम में यहाँ पर अमेरिका और फ्रांस के बारे में बताया गया है कि अमेरिकी क्रांति कब हुई 1776 से लेकर 1781 में, और फ्रांसीसी क्रांतियों ने शासकों की स्थिति के साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी है। देखिए अभिजात वर्ग का मतलब ये है कि जो राजा के यहाँ या शासन में ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं उन्हें अभिजात वर्ग कहा जाता है। तो अमेरिकी क्रांति हो या फ्रांसीसी क्रांति हो, इन्होंने शासकों की स्थिति के साथ साथ जो वहाँ का अभिजात वर्ग है उसके सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी है।
फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगढ़ का मतलब जो चर्च के पादरी वगैरह हैं, और अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इनका मानना यह था, यानी कि यहाँ की जो मध्य वर्ग, किसान और शिल्पकार हैं, इनका ये मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पादरी के घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसको जन्म से कुछ विशेष बेनिफिट मिल जाए, या किसी बड़े रईस आदमी या किसी बड़े जो रईस अधिकारी है या बड़े ऊंचे पद का अधिकारी उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसको जन्म से कुछ अधिकार मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि लोगों की जो सामाजिक स्थिति है वो योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। जिसमें जितना टैलेंट है उसके आधार पर उसका सोशल स्टेटस तय होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला है। ये फ्रांस या फ्रांसीसी क्रांति हो या अमेरिकी क्रांति हो, यहीं से यहाँ की जो प्रजा है, देखिए राजा की प्रजा होती है और प्रजा को क्या है, प्रजा को अपने राजा का आदेश मानना पड़ता है। जबकि नागरिक क्या है, नागरिक जो है अपने शासक के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, शासन के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो ये जो क्रांतियां हुई हैं, इन्हीं क्रांतियों से, इन आंदोलनों से धीरे धीरे जो प्रजा है अब वो नागरिक में बदलने लगी है। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी है। यानी हमारे यहाँ ये जो विचार हैं 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से इन विचारों को हमारे यहाँ प्रसार हुआ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्नों वाला वीडियो है वो भी अवश्य देखिए। देखिए इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक नया प्रयास भी किया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, स्टडी विद मयंक के अलावा हमारा एक ब्रांड चैनल भी है, और ब्रांड चैनल जो है वो रूरल एकेडमी के नाम से है। तो रूरल एकेडमी वाले चैनल पर हम लोग ये कर रहे हैं कि आपकी जो भी ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज का मैराथन वीडियो, मैराथन का मतलब पूरा का पूरा एक लेक्चर, जिसमें कि आपके पूरे 10 या 12 चैप्टर, क्लास 6 के 12 चैप्टर, क्लास 7 के 10 चैप्टर पूरा एक सिंगल वीडियो में लगाकर हम वहां पर दे रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी, कई बार नए अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है, तो उनको इस दुविधा से बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, पूरा एक समग्र लेक्चर बना दिया 3 या 4 घंटे का। उसी में आपको 10 या 12 चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारे दूसरे चैनल, जो कि हमारा ब्रांड चैनल रूरल एकेडमी के नाम से आप सर्च करेंगे, वहां पर मिल जाएगा यूट्यूब पर। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर आपको इसका पूरा मैराथन वीडियो मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।